चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं फैक्टराइजेशन है ये पॉलिनोमियल का ही पार्ट। तो सबसे पहले हम वापस पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्या था अपना पॉलिनोमियल? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर जीरो। यही अपना पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं इसी में फैक्टराइजेशन में फर्दर टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल क्या कर रहा हूं, इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। सबसे पहले तो ये चीज देखना, इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया? वो कोफिशिएंट जो x की या फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ एसोसिएटेड। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, या फिर क्या कह सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, n। उसके साथ जो वेरिएबल एसोसिएटेड है, और वेरिएबल कह रहे हैं कांस्टेंट जो एसोसिएटेड है या कोफिशिएंट जो एसोसिएटेड है, उसे कहते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। मैं क्या करूँगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में इस लीडिंग कोफिशिएंट से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको। ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 बना रहा हूँ। मेरा लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, एस टू द पावर एन प्लस a1 अपॉन ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस a2 अपॉन ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन ए नॉट एक्स टू द पावर जीरो। ठीक, अब मैंने ये फॉर्म बना ली किसकी? p ऑफ x। अब सिंस मैंने डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ आएगी। अब ये मैं किसी पर्पस के लिए कर रहा हूँ, वो पर्पस अभी समझाता हूँ मैं क्या है, इसको भी याद रखना। अब मान लेते हैं अपने पास कोई एक पॉलिनोमियल है q ऑफ x विच इज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, इतना लिख के छोड़ देते हैं। तो यह है अपना पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं आर ऑफ एक्स, जिसके 3 फैक्टर्स ले लेते हैं। अभी 2 लिए थे, अब 3 ले लेते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये तो एज इट इज लिख लो। तो इसको मैंने एज इट इज लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस सी के साथ, यही चीज आएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आता है, एक्स को पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ए बी एक्स। ठीक, फिर अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा, माइनस सी एक्स स्क्वायर। फिर माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी इंटू सी एक्स। फिर माइनस सी को ए बी से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी सी। ठीक, तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो देखना क्या आएगा, एक्स क्यूब, ये तो हो गया एक्स क्यूब। अभी देखना एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन के अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन हो गया। चेक कर लो, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर तो मिल गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस सी एक्स स्क्वायर, यही चीज आएगी। अब इधर देखना इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, इधर क्या आएगा ए बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करूंगा बी से तो क्या आएगा बी सी, फिर ए से करूँ तो क्या आएगा ए सी। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना माइनस ए बी सी। ठीक है, इतना हो गया अपना। अब एक और ले लेता हूँ एस ऑफ एक्स, नया पॉलिनोमियल, जिसके 4 फैक्टर्स ले लेते हैं।
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। ठीक, तो इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लेता हूं तो ये आता है एक्स फोर माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल इंटू एक्स क्यूब प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी डी होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी प्लस बी सी डी होल इंटू एक्स प्लस ए बी सी डी। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको निकालना है। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ निकाल चुके हैं, अब इस पूरे को x माइनस डी से मल्टीप्लाई करना और चेक करो यही आंसर आ रहा है क्या। ठीक, यही आएगा, चेक कर लेना। अब इसका पर्पस और इसका पर्पस क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं आपको, पर नहीं, ये दोनों सेम ही चीज़ है। अब देखना यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ भी 1 है जो हाईएस्ट पावर है। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है, सम आ रहा है, किनका, इन दोनों का। ये पूरा तो क्या कहलाता है, फैक्टर, लेकिन ये a क्या कहलाएगा और b क्या कहलाएगा, रूट। x इक्वल्स टू a एंड b, रूट्स ऑफ x। तो रूट्स ऑफ x क्या हो गया, a प्लस बी, तो ये क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1, फिर क्या है अपने पास, सम ऑफ रूट्स, फिर अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ रहा है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, ए बी बी सी एंड ए सी, और लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार देख लो ढंग से कि पहला क्या लीडिंग, जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म क्या हो गई, जो डिग्री है, मतलब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो ये कितनी है, 2, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1, एक्स क्यूब के साथ क्या है, 1, तो एक्स फोर के साथ भी 1 ही है, तो यहाँ पे मैंने एक्स एन के साथ भी तो क्या लिखा है, 1 ही लिखा है ना। ठीक, तो अब इसको कंपेयर करेंगे, ये मैं हटा रहा हूँ पार्ट, सिर्फ ये वाला लिख के छोड़ रहा हूँ आपके सामने ताकि आप कंपेयर कर सको, बाकी और कोई पर्पस नहीं है मेरा। ठीक, आपको ये समझ में आ जाए, बस वही होना चाहिए पर्पस। अच्छा, मैंने एक्स क्यूब वाला हटा दिया, मैं उसको लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी। ठीक, अब देखो पहली टर्म तो क्या हो गई, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, तो वो तो x की पावर n के साथ जो भी आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो ये तो अपने को पता है कि लीडिंग कोफिशिएंट अपना क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, अब तो ये तो पॉजिटिव हो गया अपने आप, तो नेक्स्ट टर्म a1 अपॉन a0 क्या होगा, माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स। अब देख लो, माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स, हमेशा माइनस आ रहा है, तो माइनस सम ऑफ रूट्स, ये हो गई अपनी सेकंड टर्म। इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म। ठीक है, अब थर्ड टर्म निकालना चाहें, सो a2 अपॉन a0 यही होगी, तो ये अपने आप प्लस आएगी। अगर पहली टर्म प्लस थी सो दूसरी माइनस है, तीसरी प्लस है, देख लो, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, पांचवी प्लस, तो ऑल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, सो अब देखना क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 ले रहे ना एक बार में अपन, टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म अगर अपन निकालें, सो a3 अपॉन a0 इक्वल्स टू, ये माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, टेकिंग 3 एट अ टाइम। ठीक है,
तो ये चलता रहेगा कहाँ तक, n तक। तो लास्ट टर्म या फिर क्या कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म, वो क्या होगी an अपॉन a0। ठीक, तो क्या होगा -1 टू द पावर n प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहां पे n क्या बोला है, n हो गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब जैसे यहां पे डिग्री कितनी है 2, सो -1 की पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां पे डिग्री कितनी है 3, सो -1 की पावर 3 तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये पावर 4 है, सो -1 की पावर अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, सो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये चीज़ समझ में आई। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने इसका निकाला है इन टर्म्स रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द रूट्स। ये चीज़ क्लियर कि कोफिशिएंट्स एंड रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ये हमने उसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लिया कि किस तरह से हम रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है, इसको हम फैक्टराइजेशन में यूज़ करने वाले हैं। अब एक चीज़ और देखना, ये मैं सिर्फ लास्ट वाला पार्ट लिख रहा हूँ। इसके फैक्टर्स क्या क्या थे, x माइनस ए एंड x माइनस बी, राइट। इसके फैक्टर्स क्या थे, क्या क्या थे, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। अब लास्ट टर्म देखना ए बी, ए बी क्या है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ए बी के, ए बी के फैक्टर्स प्लस माइनस ए, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस ए बी, यही तो फैक्टर्स होंगे। तो देखो माइनस ए एक फैक्टर आ रहा है इसका, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी भी एक फैक्टर आ रहा है। तो हम इस कांस्टेंट टर्म को यूज़ करने वाले हैं जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स, कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स कैन गिव यू और मे गिव यू फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी बस इतना सुन लो, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि हमें कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स हैं, लेट्स से अगर यहाँ पे ए बी की जगह मैं 6 लिखता तो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट से तो आएगा, अभी ये भी तो हो सकता है ना 1 और 6 आ जाए, तो 1 और 6 का प्रोडक्ट कितना आएगा 6, -1 और -6 भी आ सकता है, दोनों का प्रोडक्ट अभी भी 6 आ रहा है ना। तो पॉसिबल तो बहुत सारे केसेस होंगे, राइट, पर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 6, तो +2 के साथ +3 होगा और -2 के साथ -3। ये पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं हमेशा हो, दिस इज़ पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके फैक्टर्स फ्रैक्शन में आ गए, जो भी रूट्स हैं वो अगर वो फ्रैक्शन में आ गए, तब ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर तो ऐसे तो बहुत सारे निकाल सकते हैं ना अपन, 2/3 भी आ जाएगा, 3/2 भी आ जाएगा, उस चीज़ में नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने को इंटीग्रल देखना है। इंटीग्रल से हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो भगवान भरोसे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि हमें फैक्टराइजेशन में क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फैक्टराइज फॉलोइंग, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठा लेते अपन, x³ - 6x² + 11x - 6। तो इसको इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक, अब देखना यहाँ पे अपन अक्कड़ बक्कड़ नहीं करेंगे, अक्कड़ बक्कड़ करना तो भी तरीके से करेंगे, बिकॉज वी आर स्मार्ट। क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म देखनी है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी -6। ठीक, अब -6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड +-6। अब आप सब कहोगे सर ये कैसे, अब देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना, x+1 × x+1 × x-6। मान लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा यही देगा रिजल्ट, तो 1 × 1 × -6 आएगा, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है x-1, x-1 और x-6। सो -1 × -1 × -6, तब भी तो -6 आएगा, राइट। तो ये चीज़ें इसलिए ली जाती हैं ताकि हम सारे पॉसिबल एस्पेक्ट कवर कर सकें, क्योंकि 3 का प्रोडक्ट है ना, तो एक नेगेटिव तो हो सकता है ना, या तीनों नेगेटिव हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुक्का मार सकते हैं कि हम पहले ट्राई कर लेते हैं कि x की वैल्यू +1 या -1 रख लें। ठीक, ये p ऑफ x की वैल्यू है, राइट। तो अगर मैंने कहा
x इक्वल्स टू 1 रखना है, मतलब बेसिकली क्या कह रहा हूँ, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैं ये मान के चल रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए। अगर x माइनस 1 p ऑफ x का एक फैक्टर है तो p ऑफ 1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बाय फैक्टर थ्योरम कि भाई अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। x की वैल्यू a रखने पे अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a कितना है 1, तो p ऑफ 1 कितना आना चाहिए, 0। चेक कर लेते हैं, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, चलो चेक करते हैं। सो p ऑफ 1, a की x की वैल्यू क्या रखनी 1, तो देख रखें 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। सो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 आ गया 0। 11 प्लस 1 12 और माइनस 12 0। सो मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा ना, तो डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो मैंने डिवाइड किया, सो क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक, अब ये डिवीजन अगर आपको करना नहीं आता तो देख लो, अगर करना आता है तो खुद भी ट्राई करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आप ट्रैक भी कर पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। ये x है और ये x क्यूब है, तो सिमिलर बनाने के लिए इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स क्यूब, फिर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब साइन चेंज करेंगे बेसिकली। तो इसका साइन अगर प्लस का है तो ये माइनस हो गया, अगर ये माइनस है तो ये प्लस आ गया। ठीक, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। 6x स्क्वायर माइनस का है और एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, और ये एज इट इज उतार लेंगे 11x। ठीक, अब ये माइनस का 5x स्क्वायर है, ये x है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, माइनस 5x से, राइट। तो मैंने माइनस 5x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर, फिर माइनस 5x इंटू माइनस 1 क्या आएगा, प्लस 5x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 11x पॉजिटिव है, 5x नेगेटिव है, तो कितना बचेगा, 6x, और ये क्या उतार लिया, माइनस 6। तो अब किससे मल्टीप्लाई कर दूं x को कि 6x आ जाए, 6 से, तो कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई। तो 6x और फिर 6 इंटू माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 6। तो ये जब सिमिलर बन गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0, रिमाइंडर 0 आ गया अपना, और ये क्या आ गया, कोशेंट। तो मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, राइट। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये तो अपन चेक कर चुके हैं। सो p ऑफ x क्या लिख सकते हैं अपन, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करना है। ठीक, इसको ब्रेक करते हैं। सो x माइनस 1 इंटू, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ऐसे लिख रहा हूं। और अगर ये भी समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, राइट, जिसका कांस्टेंट क्या है, 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब वापस सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करेंगे तब उसमें बताऊंगा, तब उसको यूज़ कर देना बाद में। अभी तो इतना समझ लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल ऑफ x है, या फिर इसको p1 ले लेते हैं। ठीक, अब मैं x का एक फैक्टर ले रहा हूँ 2, 1 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो 1 और 6 के साथ नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 के साथ आएगा तो 3 आएगा, दो ही फैक्टर आएंगे, तो 2 के साथ या तो 3 आएगा या 1 के साथ 6 आएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो अगर लेट्स से पहले 1 ले लेते हैं, 1 लिया, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, ये तो नहीं आया 0, तो मतलब 1 6 कैंसिल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 3 हो सकता है, होगा या नहीं वो नहीं पता, वो चेक कर लेते हैं। ठीक, सो 2 रखा, सो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक, सो 2 का स्क्वायर 4,
5 इंटू 2 10 प्लस 6, 6 और 4 10 और माइनस 10 हो गया। तो मतलब x इक्वल्स टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अगर x इक्वल्स टू 2 फैक्टर है तो x माइनस 2 होना चाहिए ना, डिवाइज x इक्वल्स टू 2 रूट है तो x माइनस 2 एक फैक्टर होना चाहिए ना इसका, राइट। सो अगर इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसी को करना है। तो x से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 5x ये प्लस का 2x तो कितना आ गया माइनस का 3x और प्लस 6 एज इट इज उतार लिया। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ x को कि माइनस 3x आ जाए, माइनस 3 से। सो माइनस 3x प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 6 हो गया। सो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये रिमाइंडर 0। तो मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, कांस्टेंट टर्म देखी, कांस्टेंट टर्म देख के उसके पॉसिबल फैक्टर्स देखे। तो सबसे पहले छोटा वाला उठा लिया 1, सबसे पहले मैं 1 ही उठाता हूँ, 1 से हो जाता है काम तो बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। 2 से भी हो जाता, 3 से भी होता, अगर रख के देख लेते तो वहीं पे काम खत्म हो जाता अपना, पर कोई बात नहीं, अपन ने फिर ये किया, फिर इसको उसी प्रोसेस से फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब चलो अगला सवाल करते हैं। चलो अब दूसरा सवाल उठाते हैं। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब इसमें भी प्लस 6 आ गया। ठीक है, वही चीज़, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, सारे ट्राई कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सो सबसे पहले मैं 1 रख लेता हूँ, दिस इज p ऑफ x। सो x माइनस 1 अगर एक फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। ठीक है, तो मतलब p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0। तो कर देते हैं p ऑफ 1 को 0। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। सो 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6 0 नहीं हुआ, ये 8 आ गया, 8 माइनस 4 तो 4 आ गया, ये 0 नहीं हुआ। तो मतलब x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। अब क्या करें, अपने पास और भी तो ऑप्शन है, इतनी जल्दी थोड़ा गिव अप करेंगे, राइट। 2 ले लेते हैं। सो लेट्स से x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा चलो, एक चीज मैं बोलना भूल गया यहाँ पे, अभी आपने क्या चेक किया है, प्लस 1 माइनस 1 भी तो हो सकता है, अपन ने माइनस 1 तो लिया ही नहीं, मतलब माइनस 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब p ऑफ माइनस 1 शुड बी 0। मैंने पहले तो क्या प्लस 1 लिया, अब माइनस 1 भी तो ले सकता हूँ ना x की वैल्यू। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस 1। अब पहले माइनस 1 रख के देखते हैं। सो p ऑफ माइनस 1, तो पहला क्या आ गया, माइनस 1 का क्यूब, दूसरा क्या आ गया, माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 6। ठीक, तो ये आ गया माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 6, हो गया 0। इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर है इसका, x माइनस 1 नहीं। ठीक है, तो x प्लस 1 अपने पास एक फैक्टर आ गया, इसको साइड में लिख देते हैं, x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया। अभी 2 और चाहिए, क्यों, क्योंकि अपने को पता है ना x की कितनी वैल्यूज होंगी, 3। जितनी डिग्री है उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, या फिर उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स कह सकते हो। फैक्टर्स मतलब उतने फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, लीनियर फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या फिर अपन सीधी सीधी बात करें तो जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। सिंपल बात, अगर nth डिग्री है तो उसके n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर m डिग्री है तो उसके m रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर उसकी 2 डिग्री है तो उसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, उसकी 4 डिग्री है तो उसके 4 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास एक फैक्टर तो मिल गया, अभी 2 फैक्टर्स और चाहिए या फिर 2 रूट्स और चाहिए। तो अपने को पहला रूट तो मिला x माइनस 1। ठीक, अब मैं ले लेता हूं 1 तो आ गया एक। ठीक है, तो 6 लाने के लिए या तो एक और 1 चाहिए या एक 6 चाहिए। ठीक, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखना, अब मैं 2 ले रहा हूं, अभी प्लस 6 बनाना है तो या तो माइनस 2 माइनस 3 दोनों एक साथ आएंगे या प्लस 2 प्लस 3 दोनों एक साथ आएंगे। अगर एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ले लेता हूं x इक्वल्स टू माइनस 2,
ले लेते हैं, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेगा, x+2, ये आपका फैक्टर बन गया। और p ऑफ -2 शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर x-2, x+2 इज अ फैक्टर या फिर x इक्वल्स टू -2 एक रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो p ऑफ -2 शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक, तो अब आते हैं p ऑफ -2, तो x के लिए क्या रखना है अपने को, -2, सो -2 क्यूब -4 इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 6, सो -2 क्यूब कितना हो गया, -8, फिर -2 का स्क्वायर तो 4, 4 इंटू 4 16, सो -16 -2 प्लस 6। इससे तो काम नहीं चला, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करें, पॉजिटिव लेके देख लेते हैं। ये पॉजिटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव कर देते हैं, और ये पॉजिटिव कर देते हैं, तो x+2 पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 का क्यूब, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, यही तो होगा रिजल्टेंट। ठीक है, सो 2 का क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 2 प्लस 6, ये हो गया 0। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x-2, देखना दूसरा फैक्टर आ गया x-2। अब खुद ही कॉमन सेंस लगा लो, अगला क्या होना चाहिए, ये x+1 है, ये x-2 है, तो 1 इंटू -2 तो मिल गया, पर अपने को क्या चाहिए, +6, तो क्या आना चाहिए अगला, x-3। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा अपना, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x+1 इंटू x-2 इंटू x-3। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स देखोगे, सबसे पहले क्या आता है, जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं या रूट्स हैं तो उसकी पावर मतलब डिग्री आ गई, तो x³ बन गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या है, -1 2 एंड 3, ये रूट्स हैं, इन सबका सम किया तो क्या आ गया 4, -1 + 2 + 3 कितना आएगा 4, तो -4x²। फिर टेकिंग 2 एट अ टाइम, सो -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 3 प्लस 6, फिर 3 इंटू -1 -3, तो कितना आ जाएगा +1, सो प्लस x। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 -2 -3 कितना आ गया अपने पास, +6। ठीक है, ये चीज़ समझ, या फिर ऐसे लो, ये माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या है इसके, -1 -2 -3, सो -1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, x³ -4x² प्लस x, और ये -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +6। चेक करो, यही है। तो अपन ने उल्टा करके भी देख लिया कि अपन ने कोफिशिएंट्स की टर्म्स में निकाल दिया, अगर हमें फैक्टर्स पता था या रूट्स पता थे तो उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट भी निकाल के देख लिया। पहले तो कोफिशिएंट्स पता थे, वहाँ से हमने फैक्टर्स और रूट्स निकाल लिए। ठीक, अगर हमें रूट्स पता है तो उसके हिसाब से हम कोफिशिएंट्स भी तो निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट्स और रूट्स में हम रिलेशन देख चुके हैं पहले। ठीक, तो आई होप ये वाला भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लेते हैं। क्या कह रहा है ये, x³ -6x² -6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 0 नहीं, इसको सॉरी p ऑफ x लिख देता है, इक्वल्स टू p ऑफ x। ठीक, फिर से वही कांस्टेंट टर्म के यहाँ पे फैक्टर्स अब बहुत ज़्यादा है अपने पास, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-9 +-12 +-18 एंड +-36। तो भैया ऐसे तो आत्मा बाहर निकल जाएगी कि ऐसे तो करते करते पता नहीं कब तक करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में मिला तब फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना अपने को। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें देखना एक चीज़ कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है तो ले लिया x कॉमन, सॉरी x² कॉमन दिख रहा है, x² कॉमन लिया, क्या बचा x-6। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, -6 कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बच रहा है x-6, दैट इज p ऑफ x। अब देखो ये दो टर्म्स हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, x-6, तो दोनों में कॉमन लिया x-6, अंदर क्या बचा x² -6 इक्वल्स टू p ऑफ x। खत्म। अब ये a² - b², तो अगर b² चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, √6। तो अगर आप इसको और फर्दर लेके जाना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² - √6 का स्क्वायर
अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल सकते हो, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस रूट सिक्स एंड एक्स प्लस रूट सिक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। यही आ गया। तो ये फैक्टराइज हो गया अपना फाइनली, यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। अब देखो यहाँ पे अपने पास इर्रेशनल नंबर्स आ गए। मैंने कहा था ना ज़रूरी नहीं हमेशा इंटीजर मिल जाए, एक इंटीजर मिला पर दो इंटीजर नहीं मिले, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हर हमेशा नहीं मिलेगा बट पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए। अब ये देखो 6 कहाँ पे मिलता अपने को, 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो अपन तो 5 करते करते पागल हो जाते हैं। तो हमने दूसरा तरीका यूज़ किया कि हमने कुछ कॉमन निकाल लिया। ठीक, तो फैक्टराइजेशन का ये तरीका भी है, हमेशा कांस्टेंट टर्म मत देखो, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको वहीं सॉल्व करने का प्रयास करो, तरीका तो यही है। लेकिन जब वहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता तब अपन आगे आते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये क्या है अपना 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, अब देखो मैं इसमें क्या चमत्कार करने वाला हूँ, जैसे अभी किया था इसमें कुछ कॉमन लेके, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है 12 है, अभी 2 से डिवाइड करूँगा 6 बनाऊंगा, फिर से वही प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको थर्ड वाले क्वेश्चन की तरीके से करने का। तो मुझे इन दोनों में क्या कॉमन दिखता है, एक्स स्क्वायर, तो ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन दिखा तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 3। अब ये जो दो टर्म्स हैं इसमें मैं ऐसा क्या कॉमन लूँ कि अंदर 2x माइनस 3 बच जाए। 2 मतलब, और x तो है ही, तो 2x मतलब इससे क्या कॉमन लेना चाहिए 4। अब ये प्लस का आना चाहिए तो -4 कॉमन ले लें, -4 कॉमन लेते, अच्छा सॉरी पी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और यहाँ से -4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा -3 इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। ठीक, तो अब मुझे वापस वही जो कांस्टेंट टर्म थी वो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा डायरेक्ट हो गया, वो जो कॉमन लेके हो जाता है। ठीक, तो अब अपन ने क्या किया, इन दोनों से कॉमन क्या लिया 2x माइनस 3, और साथ में क्या बच गया, इधर से एक्स स्क्वायर बचा, इधर से क्या बचा -4, दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। सो 2x माइनस 3 ये क्या हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, सो दैट इज पी ऑफ एक्स। तो ये हो गया फैक्टराइज। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि इसको अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये तो परफेक्ट डिविजिबल होगा क्योंकि ये तो फैक्टर है, x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो या तो आप 2 रख के देखो, -2 रख के देखो, या फिर 2 रख के देखो, जो भी आपसे पूछा गया, तो वहाँ से रिमाइंडर निकालो। ठीक, तो इस तरह से सवाल बन जाते हैं कि फैक्टर थ्योरम से आ जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम से आ जाएंगे, या फिर रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड आपका रूट्स उससे आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये वाले सवाल समझ में आए होंगे। अब चलो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं जो हर चीज़ का मिक्सअप आ जाएगा, उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, अब देखिए ये दो अलग अलग तरह के सवाल दे रखे हैं। पहले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, इफ p of x is divided by x minus 1 it leaves remainder this, when divided by x plus 2 leaves remainder this, find the remainder when p of x is divided by, इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, ये क्या पूछ रहा है, इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है। इस सवाल में देखें क्या कह रहा है, फाइंड p of 4 if p of x leaves remainder 1 4 9 when divided by this respectively, also degree of p of x is 4 and leading coefficient is 1। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल निकालना है, यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कब निकालना है, जब इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दे रखा, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है डिवाइजर। ये चीज़ समझ में, तो दोनों में डिफरेंस समझो पहले कि दोनों सवाल डिफरेंट किस तरह से। ठीक, तो अब पहले वाला सवाल करते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने पी ऑफ एक्स को डिवाइड किससे किया, x माइनस 1 से, क्वोशेंट होगा कुछ, और रिमाइंडर कितना बोल रहा है 5। फिर क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स को अगर मैंने x प्लस 2 से डिवाइड किया, ये लाइक क्वोशेंट 1 मान लेते हैं, ये क्वोशेंट 2 है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। ये तो चीज़ कह रहा है, ये चीज़ है। अब क्या कहना चाह रहा है वो, पी ऑफ एक्स को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे, x माइनस 1 और x प्लस 2 से, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नया क्वोशेंट बन रहा होगा Q3, और मुझे निकालना क्या है, रिमाइंडर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि रिमाइंडर जो होता है ये अपने को पता है d इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। इसमें रिमाइंडर हमेशा d से छोटा होता है
और 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी डिवाइज़र के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या है आपका, क्या कह सकते हैं इसको, एक सेकंड डिग्री ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। इसको अगर खोलेंगे क्या आएगा, x² + x - 2, यही तो आएगा। तो ये क्या है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जो रिमाइंडर है इसकी मैक्सिमम डिग्री या तो ax + b हो सकता है या फिर ax हो सकता है। इसकी डिग्री 1 से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि डिवाइज़र की डिग्री कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 हो सकती डिग्री या 1 हो सकती, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये चीज़ समझ में कि अपना अगर डिवाइज़र सेकंड डिग्री ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो जो रिमाइंडर है वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। चीज़ क्लियर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक, तो आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो मैं r की जगह क्या लिख लेता हूँ, ax + b, क्या पता a 0 आ जाए, क्या पता b 0 आ जाए। तो अपना क्या मिल जाएगा अपने को, या तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल मिल जाएगा या 0 डिग्री पॉलिनोमियल मिल जाएगा, वो देखते हैं। ठीक, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो p(1) कितना आएगा, अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, सो p(1) कितना आएगा, 5, राइट, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर p की वैल्यू -2 रखूं तो ये पार्ट तो फिर 0, तो p(-2) कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, p(1) की आ गई, p(-2) की आ गई, वो अपन यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखूँगा, तो देखो क्या आता है, p(1) = ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया, a + b। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो a + b कितना आ जाएगा, p(1) कितना है अपने पास, 5। तो ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक, अब x की दूसरी वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, -2, राइट। तो x की वैल्यू मैंने रखी अब -2, x की वैल्यू रखी -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, p(-2), ये तो फिर भी 0 होगा ना, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। इधर रखेंगे -2 तो क्या आएगा, -2a + b, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 3। सो -2a + b = कितना आ गया, 3। ये आ गई अपनी इक्वेशन 2। ठीक, तो अब अपने पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। पहली इक्वेशन लिखते हैं a + b = 5, और दूसरी लिखते हैं -2a + b = 3। माइनस कर देते तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इधर माइनस किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये कैंसिल आउट। a + 2a, तो ये कितना आ गया, 3a, 5 - 3, ये आ गया 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ठीक, अब a की वैल्यू 2/3 कहीं भी रख दो, अपना आंसर मिल जाएगा, इसी में रख देते हैं, सिंपल सा है। सो 2/3 + b = 5। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 5 - 2/3, सो दैट इज 13/3। ठीक, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर अपना क्या था, रिमाइंडर ऑफ x मान लेते हैं, ax + b। रिमाइंडर में तो एक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। सो ax + b था, ये तो माना था अपन ने, ax + b। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ x + 13/3। 1/3 अगर कॉमन लेना चाहो तो क्या बन जाएगा अपना, 2x + 13। सो दैट्स रिमाइंडर। ठीक, थोड़ा सा मजा आया देख के कि सर पता नहीं क्या बवाल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना अपन, इसी से तो किया था अपन ने। तो यहाँ पे अपने को पता है ना कि अगर x - 1 से डिवाइड किया मतलब p(1) रिमाइंडर है वो कितना है, 5। ऐसे ही p(-2) अगर है रिमाइंडर तो कितना है आंसर उसका, 3। बस उनको यूज़ कर लिया। फिर अपने को ये पता है कि अगर ये डिवाइज़र सेकंड डिग्री का है तो अपना जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम 1 डिग्री का हो सकता है। तो हमने ax + b मान लिया, हो सकता है ना a 0 हो जाता तो 0 डिग्री का हो जाता, राइट। अगर यहाँ पे a 0 हो जाता तो सिर्फ b आता, तो b तो क्या है, 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या फिर उसकी डिग्री क्या होती है, 0, तो 0 डिग्री भी आ सकता था। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, p of x leaves remainder 149 when divided by this. Also degree of polynomial is 4। मतलब क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल, p of x अगर लिखना चाहें
तो x की पावर 4, लीडिंग कोफिशिएंट 1 दे रखा है तो यहाँ पे तो 1 ही लिखूंगा, माइनस x की पावर 3 a ले लेता हूँ, प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी। कुछ इस तरह का ही बनेगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल तो ऐसे ही बनेगा, राइट। तो अब इसको करें कैसे, या तो x की एक एक वैल्यू रखते जाएं, 1 2 3 5, तो p ऑफ 1 p ऑफ 2 p ऑफ 3 p ऑफ 5 वो तो अपने को पता है। तो यहाँ से 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन बनेंगी। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का, वो तो हुई आम जिंदगी राइट। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, जितने भी दे रखे ना डिवाइजर, सबको मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5, ठीक। प्लस मैं यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट अगर मैं k लेना चाहूँ, k ले सकता हूँ। बाद में लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 दे देती है, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से कि लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है, मतलब यहाँ से लीडिंग कोफिशिएंट क्या बनेगा, देखो x4, उसके साथ क्या कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई करते हैं अपन, k ले लिया। अब k दे ही 1 रखा है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो अपने k की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, क्योंकि अगर सिंपल इतना होता तो रिमाइंडर इतना थोड़ी ना आ रहा होता। ये चीज़ समझ में आई, रिमाइंडर इतना नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर x कुछ ना कुछ होगा। अब पैटर्न देखते हैं, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, सो p ऑफ 1 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये p ऑफ 1 दे कितना रखा है अपने को 1। फिर x की वैल्यू 2 रखी, ये तो पूरा 0 है, और p ऑफ 2 कितना दे रखा अपने को 4, तो 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक। और ये बेसिकली वैल्यू किसकी है, r ऑफ x की, ये भी r ऑफ x की जगह 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे x की जगह 1 लिख देता हूँ, ठीक। ये तो अपने को दे रखा है और ये अपने को निकालना है r ऑफ x। तो r ऑफ x का पैटर्न देखना, सो p ऑफ 3 ये कितना दे रखा है अपने को 9, विच इज 3 स्क्वायर, तो ये क्या है r ऑफ 3। तो बेसिकली रिमाइंडर क्या आ रहा है, x स्क्वायर, x की वैल्यू का स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया, तो इन चीज़ों को हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्व। तो हमने ऑब्जर्व किया और r ऑफ x आ कितना आ गया, x स्क्वायर। रखो एक x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखी, ये पूरा 0, 1 आ गया रिमाइंडर, p ऑफ 1 कितना आ गया 1, कहता। x की वैल्यू रखी 2, x माइनस 2 है ना एक डिवाइजर, x की वैल्यू रखी 2, ये पूरा कितना आ गया 0, और p ऑफ 2 देख कितना रखा है 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, मैच कर गया। तो ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, p ऑफ 4, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये दे दे तो अपने को पता है 4 फैक्टर है। अगर बोलता कि 5 है या 3 है तो अपन दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करना है, p ऑफ 4 निकालना है मेरे को, तो x की वैल्यू क्या लग दूँ 4, सो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 प्लस 16, तो ये कितना आ गया 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 प्लस 16, सो p ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ गई 10। सो दैट्स योर आंसर। इजी, हाँ सर ये तो मज़ेदार सवाल था, इसमें तो कुछ नहीं करना, इन सबको रख दिया, बस अपने को रिमाइंडर ऑब्जर्व करना है कि रिमाइंडर का पैटर्न क्या बन रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, तो ऐसा मत सोचना कि सर सवाल कुछ इस तरह का आ गया जो हम कर ही नहीं पाए, तो इस तरह का देगा ही नहीं। अगर कंपटीशन एग्जाम में आपकी स्पीड के ऊपर काम हो रहा है तो वो इतना सिंपल सवाल देगा जिसमें आपको तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा। जैसे अभी ऑब्जर्व हुआ ना स्क्वायर है, एग्जाम में भी हो जाएगा, क्या पता क्यूब आ रहा हो, क्या पता लीनियर डिफरेंस आ रहा हो, क्या पता एक्स ही आ रहा हो, पॉसिबल है ना, क्यों नहीं है पॉसिबल, एक्स भी तो आ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अगले सवाल देखते हैं क्या वैरायटी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बिग पॉलिनोमियल इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है ना तो इसको देख के घबराने का नहीं, ठीक है। इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। मैं क्या करूं, दोनों तरफ इसको x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, नहीं पड़ेगा, पर यहां पे अपने को बहुत फायदा हो जाएगा।
क्या फ़ायदा होगा? क्या चीज़ है ये x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन? दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो होता है। वो लिख लिया अपन ने, तो इसको वन क्यूब की जगह वन लिख लूँ सीधा सीधा। सो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब आप कई बार क्या करते हो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या लिखते हो? एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू 0। बट टेक्निकली क्या होता है, हम क्या कहेंगे, क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है? ये तो कहेंगे अपन ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। किस वजह से जीरो हो रहा है? क्या वो डिनोमिनेटर की वजह से कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में कितना ही बड़ा नंबर ले आओ, ये कितना ही छोटा नंबर ले आओ, ये कभी जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर की वजह से। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये तो अनडिफाइंड बन जाएगा, राइट? तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की वजह से जीरो होता है, इसलिए अपन लिखते हैं डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। अब अपन इसको यूज करने वाले हैं। एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। अब इसको यूज करते हैं। यहां पे x की पावर 24, ठीक है। अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ मैं क्यूब निकालना चाहूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब की पावर कितनी बनेगी? 6 2 और 2 7 1 2 4। मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 22, क्योंकि ये 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या छोड़ता है? 2, तो उसको पावर को 2 को अलग कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट को क्या करूं मैं? माइनस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 22, ठीक। फिर प्लस 203 के साथ भी सेम चीज़ करो। 203 कितना रिमाइंडर दे रहा है? वो भी 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसको लिखूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 67 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 67, ठीक, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हैं। तो अब इसको मैं फर्दर एक्सप्रेस करता हूं, देखना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब टू द पावर 674 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब टू द पावर 674। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? एक्स क्यूब की पावर में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है एक्स क्यूब कितना है? 1, तो सीधा 1 रख दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं आगे, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या लिख सकते हैं? 67 नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ये आएगा 201 और ये भी आएगा 201। ये क्यूब की पावर 67 है, क्यूब की पावर 67 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब टू द पावर 67 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एज इट इज लिख देते हैं इसको, तो ठीक। एक्स क्यूब की जगह सब जगह 1 रख देते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब तो अपने पास 1 आ ही चुका है। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब की जगह रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, तो अब देखना क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखी है, तो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स। सो इसको अगर और फर्दर ब्रेक करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, यही बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ एक्स। सो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 3x प्लस 1। अब इससे छोटा नहीं हो सकता ये इसकी फाइनल वैल्यू है। तो इतने बड़े पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी सी, माइनस 3x प्लस 1, ठीक। तो कहाँ से मिला अपने को? यहाँ से, ठीक है, आया समझ में? अब ऐसे ही एक और सवाल दे रखा है, तो देख के अब घबराने का नहीं, ठीक है। तो अपने को पता है क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे तो प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो अब ये तो समझ में आ गया ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अगर यहाँ बीच में माइनस होता है तो यहाँ क्या लगाना चाहिए? प्लस। सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -1।
ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, एक्स क्यूब की पावर 27 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 माइनस एक्स क्यूब की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब, सॉरी ये प्लस है, ये हाँ ठीक है, और प्लस 1, यही चीज़ है। अब रख देते हैं एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई, -1। सो -1 की पावर 27, चलो इसको पूरा लिख देते हैं, -1 की पावर 27 -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 3 माइनस -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, -1। ये -1 की पावर ऑड है, सो -1 इंटू -1, तो ये क्या हो गया, +1। ये -1 की पावर ऑड तो ये कितना आएगा, -1, फिर माइनस इंटू -1 +1, और लास्ट में +1। -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि ये हमें 0 गिवन है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो भी आने वाले हैं इनको भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये पॉलिनोमियल के ही पार्ट्स हैं, बस सवाल को घुमा के पूछ लेगा, कभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी दे देगा, कभी रिमाइंडर थ्योरम दे देगा, कभी फैक्टर थ्योरम दे देगा, कभी कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन दे देगा। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ लिया तो पता है अपने को कि P(1) निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आएगा, जितने भी अपने इसके एस्पेक्ट्स कवर किए हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।